SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ BSNL सेवा न्यू दिल्ली द्वारा आधुनिक भारत के निर्माता, दलित, शोषित, गरीब और मजलूमों के मसीहा, नारियों के मुक्तिदाता, युग प्रवर्तक, भारतीय संविधान के रचयिता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती व सम्मान समारोह का आयोजन CTO सभागार ईस्टर्न कोर्ट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ND राम, राष्ट्रीय महासचिव सेवा BSNL व मुख्य अतिथि डॉक्टर फवन सिंह कुलस्ते जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति द्वारा की गई। आज के इस आयोजन में आए हुए अतिथियों ने सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। मोमबत्ती जलाकर व फूलमाला से पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब की जयंती का शुभारंभ किया गया। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जाटोतु हुसैन, ऑनरेबल मेंबर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब रहे, रॉबर्ट जेराइड रवि, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भारत संचार निगम, डॉक्टर कल्याण सागर निपानी, डायरेक्टर HR भारत संचार निगम लिमिटेड, श्री जय कुमार शाह, चीफ जनरल मैनेजर नई दिल्ली, मान्यवर अजीत गौतम, वरिष्ठ समाज सेवी भंते दीपांकर सुमेरो भी इसमें शामिल रहे। SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ BSNL सेवा के सभी पदाधिकारियों द्वारा भी इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें विजयपाल, सुरेश चंद्र मीणा, सत्यवीर सिंह, राम अवतार मीणा, मुकेश, अशोक कुमार मीणा, अनिल कुमार, संदीप कुमार आदि द्वारा आए हुए अतिथियों को फूल बुक्के देकर उनको शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सभी अतिथियों को BSNL सेवा की तरफ से मेमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया और साथ ही आए हुए अतिथियों ने बाबा साहब के जीवन परिचय पे अपने माध्यम से विभिन्न बातों को उजागर करते हुए प्रकाश भी डाला। आज के इस भव्य आयोजन में तमाम दिल्ली NCR व कई राज्य के BSNL सेवा के कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं विशेष कवरेज NPT न्यूज इंडिया की। हमारे मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC एंड ST माननीय श्री फगन सिंह कुलस्ते सर हमारे साथ आज उपस्थित हैं। ये हमारा अहोभाग्य है कि उन्होंने कुछ क्षण हमको दिए हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। तो उनके बारे में चूँकि ND राम सर ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन जितना कहा जाए उतना कम है। मध्य प्रदेश से सर बिलोंग करते हैं और वहाँ से उन्होंने LLB की और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर, पार्लियामेंट्री अफेयर, इतने महत्वपूर्ण मंत्रालयों के उन्होंने कार्य देखे हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी अधिकारों पर भी उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश के एक बहुत ही जनप्रिय, बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। ये हमारा अहोभाग्य है कि आज आप हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा अनुरोध है कि आप सभी एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें और साथ ही मंच पर आमंत्रित करूंगी माननीय श्री फगन सिंह कुलस्ते सर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर R अंबेडकर आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 100 जन्म जयंती के उपलक्ष्य पे यह कार्यक्रम हमारे ST/SC जो वेलफेयर एसोसिएशन है इसके ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में विशेष तौर से हमारे निदेशक जी डॉक्टर कल्याण सागर जी पानी जी हमारे इसे मानव संसाधन का काम देखते हैं, निदेशक हैं। श्री जय साई जी मुख्य महाप्रबंधक BSNL, श्री अजीत गौतम जी हमारे बौद्धिक विशेष कार्यक्रम जो चलते हैं उन समय उनका प्रवचन हम लोग सब सुनते हैं। श्री
एन.डी. राम महासचिव सेवा, श्री अड़सुल जी महासचिव SNEL-EA, श्री रवि सिल वर्मा महासचिव AIGE-2A, श्री R.K. गुप्ता महासचिव, हमारे यहाँ पर विजय पाल जी, हमारे तवीर सिंह जी, आदरणीय सुरेश चंद्र मीणा जी, हमारे अरे मीणा जी, मुकेश जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी BSNL परिवार के सभी हमारे अधिकारी, कर्मचारी, भाई और बहनों। अभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में काफ़ी आप लोगों ने उद्गार व्यक्त किया। वास्तव में इसके बारे में जितनी भी चर्चा देश में हो वो बहुत कम है। डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं आप, हम हर क्षेत्र के अंदर आज इसके ही कारण आज हम यहाँ पर पहुँचे। ये जो हमको सुविधाएं हैं, रिजर्वेशन की व्यवस्था है, समाज के मुख्यधारा से जुड़ कर के काम करना, और ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसका नीति निर्धारण का काम भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते उनने अपने अनुभव को शेयर किया। और उस अनुभव को शेयर इसलिए किया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न नहीं होते तो शायद हम आप यहाँ नहीं होते। आज का जैसा वातावरण है, मैं देखता हूँ देश भर में सारे विभागों के अंदर हम अनुभव करते हैं। अभी हम जी बहुत उत्साह के साथ कह रहे थे इस रिजर्वेशन के बारे में, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जो प्रावधान हैं, जो सरकार के अंदर जो DOPTN है, जो गाइडलाइन जारी करते हैं, वो सभी संस्थानों के लिए। बाकी संस्थान इसका पालन करें, BSNL पालन नहीं करे, ये गलत है। उनकी अपनी कठिनाई हो सकती है कि उनकी क्या स्थिति है BSNL की, परंतु DOPT के गाइडलाइन के आधार पर उससे हटकर कुछ भी नहीं है जो प्रावधान इन वर्गों के लिए है। संविधान में बाबा साहब ने भी यही कहा कि भाई जिनके लिए ये व्यवस्था है, और उसके व्यवस्था को इसलिए लागू किया गया कि हम समाज की उन परिस्थितियों को हमने देखा है हर क्षेत्र के अंदर। और इसलिए मैं कल आपके IT सेवा के लोगों के साथ में मैं कल कलकत्ता में था। कोई प्रमोशन के विषय में, कोई उसके रिकॉग्निशन के बारे में, सबके अलग अलग विषय होते हैं। परंतु एक बात जरूर है कि आप लोग एसोसिएशन के माध्यम से मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि पूरा यूनियन एसोसिएशन, बहुत बार ऐसे अनुभव आए हैं कि अलग अलग जो एसोसिएशंस बनते हैं उनके ग्रुप अलग अलग होते हैं। और इसलिए मैंने तय किया है, कम से कम मेरे कार्यकाल में कोई भी संस्थान का हो, अगर एक ही ग्रुप आएगा तो मैं उनकी बात सुनूंगा। ये मैंने तय किया है, आप लोगों को पता होगा मेरे बारे में। और इसलिए अगर आप अलग अलग संगठन की दृष्टि से, अलग अलग एसोसिएशन, आप अलग अलग बात करेंगे तो देखिए हमारे पास जितना समय है उस समय का ठीक प्रकार से सदुपयोग तभी होगा कि जब एक साथ अपनी भावना को व्यक्त करेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो बैकलॉग का हो, मुझे अभी हमारे महासचिव जी ने कुछ चीज़ों का उल्लेख किया। एक तो ये रेस्टोरेशन का विषय है, ST/SC के जो बैकलॉग हैं, वैकेंसीज हैं। अब ये पता नहीं, मुझे डायरेक्टर साहब को पता होगा कि बैकलॉग वैकेंसी के बारे में यहाँ पर क्या स्थिति है, मैं भी देखूँगा इसको।
और कहाँ पर ये रुकावट है, वो ज़रूर इसके बारे में मैं बात करूँगा एक बार मैनेजमेंट के साथ में। आप लोगों के विषय मेरे ध्यान में आ गए और इसको बहाल करना। दूसरा, आपने डीओपीटी के ये जो 92 के पत्र के मुताबिक ST/SC के जो कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट निकाल, पता नहीं ये कहाँ पर रुका है, ये एक विषय है। अब इतना पुराना 92 का मामला है, ये भी मैंने नोट किया है किस कारण से ये परिणाम रुके हैं, क्या स्थिति है उसका हम एक बार हमारे लोगों से बात करके इसका यूपीटी से हम चर्चा करेंगे। तीसरा, आपने कहा कि ये DGM LIC यानी कि ग्रुप है, ए से ग्रुप A का एग्ज़ाम कि ये जो पॉलिसी को निरस्त करना, क्योंकि यह डीओपीटी और भारत सरकार के निर्देशों के खिलाफ में है। अब ये किस प्रकार का विषय है, अलग अलग है, संस्थान है, कुछ भर्तियों की अलग अलग उनकी कुछ पॉलिसी बनाते हैं, उसके आधार पर रिक्रूटमेंट करते हैं। परंतु एक बात जरूर मैं कहूँगा कि रिक्रूटमेंट की कोई भी आपकी जो नीति है, उस पॉलिसी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, परंतु हमारा रिजर्वेशन जो पद हैं जितने निश्चित होंगे, जो हमारे बैकलॉग के आधार पर जितने हमारे जो पद निर्मित होंगे, उन पदों को भरना है। ये कंपलसरी हमने किया है कि मैंडेटरी उसका पालन होना चाहिए। अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग पॉलिसी जो बनाते हैं उस आधार पर, परंतु भर्ती और जितने वैकेंसीज हैं जिसका एडवर्टाइज होता है उसकी संख्या के अनुपात में जो हमारा रोस्टर पॉइंट है वो बराबर उसको ध्यान में रखना, और उस आधार पर जितनी हमारी जो पोस्ट बनती है, कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या है, उसको देखना और उस आधार पर उनकी नियुक्तियां करना, ये इसके अंदर शामिल है। चौथा, आपने ये भी कहा कि BSNL के अंदर हर जो कमेटी में ST/SC के जो एसोसिएशंस के जो सेवा क्षेत्र के लोग काम करते हैं कि भागीदारी कमेटी आपकी है, उन कमेटियों में तय आपको करना है भाई आप किसको पर करते हैं, कौन कमेटी के अंदर जाएगा, ये आपको तय करना है, परंतु कंपलसरी कमेटियों के अंदर रहना चाहिए। बहुत जगह ये विषय आता है, मैं इसलिए आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि जैसे अलग अलग आपके एसोसिएशन के ग्रुप हैं। अभी एक विषय यहाँ आप लोगों ने कहा कि भाई मैनेजमेंट के साथ में किसका नज़दीकी है, तालमेल है। जब एक ही हमारा एसोसिएशन होगा तो तालमेल तो उसी एसोसिएशन से करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। अगर दो ग्रुप हो गए तो हमने देखा है कि उसमें से किसका संबंध है, नज़दीकी संबंध है, वहाँ आदमी अपने हित के बारे में विचार करता है, समाज के बारे में, संगठन के बारे में विचार नहीं करता। और इसके कारण ये जो कठिनाइयाँ होती हैं, ये इसलिए मैंने कहा कि हमारा एक एसोसिएशन होना चाहिए, वही आकर के बातचीत करे। हम जब भी बुलाते हैं, कभी बैठक होती है, कभी हमारे मैनेजमेंट के लोगों को बुलाते हैं, तो हम उस संगठन से, क्योंकि नाम जो भी एसोसिएशन के नाम हैं तय आप करते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मिलने वाले हैं, कमेटी के सामने जाने वाले हैं, वो आप ही लोग तय करते हैं। और इसलिए इस बात की चिंता हम सबको करना चाहिए। इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बातें बहुत जगह हमारे ध्यान में आई और इसलिए आप सबको इस बात की चिंता करना। अभी ये जो प्रमोशन के जो मामले आए हैं BSNL के अंदर DOPT के दिशा निर्देशों के मुताबिक उसका क्रियान्वयन, मैंने एक प्रारंभ में ही कहा कि जो DOPT जो गाइडलाइन जारी करता है वो सभी संस्थान भारत के जितने भी हैं उन संस्थानों के अंदर इसका पालन होता है। सेना के अंदर भी ये रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, ऑफिसर्स जो जाते हैं, परंतु जो नीचे जो रिक्रूटमेंट होते हैं वहाँ पर हमारी व्यवस्था रहती है, हमारे
रिजर्वेशन, कुछ अलग अलग ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें, परंतु हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर सीपीएससी के अंदर ये व्यवस्था है, क्योंकि डीओपीटी तो एक ही है, जो दिशा निर्देश जारी करेगा उसका पालन विभाग को करना पड़ता है, मंत्रालयों को करना पड़ता है, और मंत्रालय के अंदर कोई ना कोई सीपीएससी है तो उसको भी पालन करना पड़ता है, और इसलिए इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। अब बहुत बार आता है कि जब इसमें कि हमारे जो प्रमोशंस के मामले आते हैं तो बार बार ये विषय आता है कि भाई एफिशिएंसी का मामला है। अब ये तो हमारे हाथ में नहीं होता, मैनेजमेंट और बाकी इंटर डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग रहते हैं, कमेटी होती है, वो कमेटी तय करती है और उस आधार पर, परंतु जो मूल संस्थान है, विभाग है, वो इस बात को भी देखता है, और इसलिए इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं होना चाहिए कि जो नियम है। फिर इसके बाद है, चूँकि रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं तो थोड़े बहुत कुछ रिलैक्सेशन की भी बात आती है। भाई हम कितना तय करते हैं रिलैक्सेशन, वो आपको देखना है, मैनेजमेंट को देखना है। अगर उसमें आप बहुत बार ऐसे उदाहरण आए हैं कि अगर बच्चे का सिलेक्शन पहली बार होता है, वो किसी पोस्ट में जाता है और रिजर्वेशन से आउट ऑफ जा कर के वो उसका सिलेक्शन होता है, और जब वो प्रमोशन का विषय आता है तो कहते हैं भाई आप तो रिजर्व कैटेगरी का आदमी हो। ये कठिनाई, इसको हमको देखना चाहिए। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो हमारे अच्छे जो लोग हैं, जब डायरेक्ट सिलेक्शन में उनका सिलेक्शन होता है और जब रिजर्वेशन का विषय उस पर लागू होता है और जब मेरिट बनता है तो उस मेरिट के आधार पर उसका सिलेक्शन हुआ है, और इसलिए उसको उस लहजे से विचार करना चाहिए। जब रिजर्वेशन का विषय आता है तो उसको रिजर्वेशन के आधार पर हम देखते हैं, परंतु एफिशिएंसी पर कई बार हमारे लोग, हो सकता है चूँकि ये रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है कि हमारे लोग वास्तव में कुछ मामले में कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग पढ़ नहीं पाते, उनको ठीक प्रकार के विद्यालयों में एडमिशन का मामला रहता है, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं। परंतु आप देखेंगे, मैं बहुत देखता हूँ इनको, आप देखिए आईआईटी के क्षेत्र में, आप देखिए आईआईटी देखिए, मेडिकल क्षेत्र में देखिए, जितने भी जो बच्चे आते हैं उनमें से रिजर्व कैटेगरी के आधे बच्चे आते हैं। तो उस समय हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके कारण ये बच्चे आए हैं, वो उनने परिश्रम किया होगा। आप देखिए हर रिजल्ट आप देखिए, पर जब वो एक बार एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद जब नेक्स्ट प्रमोशन का विषय आता है तो उस समय फिर एक गोला लगता है। तो ये जो समस्या है, ये समस्या इसलिए कि हमारे बारे में जैसा अनुभव किया होगा, देखिए डॉक्टर साहब ने इसको बहुत अध्ययन किया। मैं कल देखा एक छोटा उनका बचपने का इतिहास, विद्यालय में भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे, बच्चे साथ में नहीं बैठ सकते, क्या परेशानी मुसीबत रही होगी। और इसलिए आज देखिए, आज समाज के अंदर बहुत बड़ा ये जो परिवर्तन हुआ है, तो इसी कारण से आज कोई ऐसा देश के अंदर नहीं है जिसके बारे में हम ये बात नहीं कह सकते। और इसीलिए ये सबको अधिकार है, समानता ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। कम से कम हमारे लोगों को इस बात की चिंता करना चाहिए, जो जहाँ पर जिस क्षेत्र में देखता है काम, बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं। और इसलिए इसके कोई बहुत बड़े विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमारे समूह के लोगों से मैं कहूँगा, कभी भी हमारे लिए कोई विषय अगर ऐसा आता है, बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए जो थर्ड पीआरसी पे या रिवीजन का जो मामला है, अब ये बहुत जगह ये विषय है। अब पता नहीं, हमारे डायरेक्टर साहब को पता होगा बीएसएनएल की क्या स्थिति है, मुझे पता नहीं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमारे जब एक बार अगर हम
उसको रिवाइज करेंगे तो फिर समस्या होती है। परंतु मैंने कहा है कि भाई आप उनको उनके अधिकारों से आप वंचित मत करो, रोको मत। आप जो भी उसकी डेडलाइन तय करोगे या उनके पेमेंट में आपके उनके पेंशन से या उनका जो कुछ भी हिस्सा करता है उससे शामिल करिए। ये रुकावट नहीं होना चाहिए। और नहीं तो रिटायर हो गया तो फिर बाद में उसकी स्थिति जो बाकी जो समय समय में पे कमीशन लागू करते हैं तो उस आधार पर उनको लाभ मिलना चाहिए। मैंने कुछ जगह देखा है कि उनकी आर्थिक स्थिति के कारण कर्मचारी सफ़र करता है। अब आपका मैनेजमेंट, आपका डिपार्टमेंट, आपका ये जो क्या स्थिति है इसकी ये आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो इसके कारण भी बाकी देश में जो काम हो रहे हैं बिना आपके विभाग का कोई दुनिया नहीं चल सकती, ये सबको पता है। परंतु ये कहें कि घाटे में है और इसलिए हमारा मैन पावर जो मेहनत करता है वो सफ़र करे, ये ठीक नहीं है। मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूंगा कि आप लोग इसके बारे में निर्णय करें और निर्णय करके आप उनको सुविधाओं के बारे में जो भी कंडीशन है, परंतु निर्णय होना चाहिए। पेमेंट आप कब करने वाले हैं या उसको बीच बीच में करने वाले हैं या उनको एक के साथ जोड़ करके या पुराना रिवाइज जो कुछ भी होगा, जो निर्णय होगा उस कंडीशन में आप उनको देने वाले हैं। तो वो आप ये सोच सकते हैं कि समय समय में ये जो महंगाई का हिसाब किताब लगता है तो ये स्थिति बनती है। और मैं जो समझ पाया हूँ कि आर्थिक स्थिति हमारी संस्थान की उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। इसके कारण कर्मचारी परेशान होता है, ये मैंने देखा है। और इसलिए भाई कर्मचारी का मनोबल अगर टूटेगा तो आपके संस्थान को स्वाभाविक है नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसलिए जब बाहर हम देखते हैं, दूसरे मैनेजमेंट को देखते हैं, संस्थान को देखते हैं, तो उनका जो एम्प्लॉई है वो बराबर उसका लाभ ले रहा है और हम भी कर्मचारी हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो मैनेजमेंट के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। और इसलिए निर्णय करके उसको किस आधार पर हम उसको ग्रांट को हम उनके पे के साथ जोड़ करके करना है या सन के साथ जोड़ के करना है या जो भी आपका सिस्टम होगा वो आप देख लीजिए, परंतु उसको रोकना मुझे लगता ठीक नहीं है। इसी कारण मैनेजमेंट को अपने कार्यों पर जो गति मिलना चाहिए वो प्रभावित होता है, क्योंकि व्यक्ति इसी की तुलना करता है। केवल इसमें तो मेरे ख्याल से ये जो वर्ग है ये वर्ग भी शामिल होगा, बाकी लोग भी होंगे। जैसे अभी कहा आप लोगों ने कि हमारे 10 लाख एम्प्लाई हैं, तो 10 लाख एम्प्लाई में हमारे अधिकारी कितने होंगे? 1 लाख होंगे, बाकी 9 लाख तो आपके कर्मचारी होंगे जो नॉन एग्जीक्यूटिव। तो ये अंतर पड़ता है। और इसलिए मेरे पास कई संस्थानों को लोग आते हैं कई बार मिलने के लिए कि साहब हमारा एक बार निर्णय करा दीजिए, पैसा हमको मत दीजिए, पर निर्णय हो जाए, हमको भविष्य में तो लाभ होगा। आदमी यही अपेक्षा करता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप लोग विचार करें, मैनेजमेंट इसके बारे में। और ज़रूर मैं आप लोगों की बात को मैंने सुना है, एक बार हम बैठ के मैनेजमेंट के साथ में बातचीत करेंगे, आपकी भावना को भी शेयर करेंगे उनके साथ में, और जो रास्ता निकाल सकते हैं वो करेंगे। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जैसे कहा शिक्षित, संगठित और संघर्ष, ये नारा देखिए, इसके लिए हम सबको एक होकर के काम करना, बच्चों को पढ़ाना, वेलफेयर के क्षेत्र में है, कभी बातचीत करेंगे, परंतु जो बाबा साहब ने कहा है उसको ध्यान में रख कर के हम सब समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ें, तभी उसका लाभ आप सबको मिल सकता है। आप किसी फील्ड के अंदर, चाहे सामाजिक क्षेत्र में आप काम करें, चाहे वो सरकारी सेवाओं के लिए हो, आप सबको तय करना पड़ेगा कि जितना बड़ा समूह है, इस समूह के बारे में कौन विचार करेगा। और इसीलिए आप सबको इसके बारे में सोचना, चिंतन करना
कई ऐसे हमारे कल 2 प्रोफेसर आए थे हमारे जो इसी संगोष्ठी में थे। वास्तव में जितना अध्ययन जिनने किया है बाबा साहब के बारे में, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, मैंने मध्य प्रदेश के होने के नाते डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो जन्म स्थान है मऊ, मैंने सबसे पहले वहाँ से शुरुआत किया। आज जो स्मारक बन के तैयार हुआ है, एक कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं हर जगह उदाहरण देता हूँ, 6वीं पढ़ा एक मिनिस्टर था हमारे साथ में, केवल 6 क्लास पास था, समाज में काम करते करते नेता बन गया। हम उसको सामान्य भाषा में चाचा बोलते थे। उनके पास वेलफेयर डिपार्टमेंट और कैबिनेट मिनिस्टर थे। 89 में सबसे पहला काम भारत के अंदर अगर कोई हुआ तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो जन्म स्थान है वहाँ से शुरुआत उन्होंने किया। और मैं बार बार इस बात के लिए कहता हूँ समाज के लोगों को, आप उस स्थान को देखिए, इतनी आज भव्यता है। मैंने यहाँ का भी साक्षी हूँ, जहाँ पर ये आपका दिल्ली पर रोड जो है जिसको हम कहते हैं, ये स्थान में यहाँ रहता था, 16 नंबर मेरे पास था। आज ये जो आपका इंटरनेशनल स्तर का जो अंबेडकर जी का मेमोरियल जो बना है, म्यूजियम मेमोरियल, ये फाउंडेशन हमारे अटल जी ने किया। इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, ये हमने देखा और आज बनकर के तैयार हुआ। फाउंडेशन के बाद 10 साल हम बहुत पीछे रहे। बाद में मोदी जी आए तो मोदी जी ने इस काम को हाथ में लेकर के इस काम को बढ़ाया। बम्बई के अंदर देख लीजिए आप, नागपुर आप देखिए, जहाँ डॉक्टर साहब ने अध्ययन किया। ऐसे ये जो पंच तीर्थ की जो बात होती है, आज वास्तव में मेरे जैसे व्यक्ति को ये सब पंच तीर्थ का दर्शन करने का, 5 काम को अपने हाथ से किसी न किसी निमित्त से काम करने का मौका मिला। ये मैंने अनुभव किया। आज चर्चा समाज के अंदर होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। आपको ध्यान में होगा कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो पहला अमेंडमेंट मैंने देखा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपको पता होगा, पता नहीं, उसमें से 94-95 में जब आपके रिजर्वेशन पर बैन हुआ, प्रमोशन पर, और उस समय तक नहीं हुआ, 94 के बाद। ये 2000 में अटल जी जब 99 में सरकार बनी और इसके बाद हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, तो मैंने 40 मेंबर पार्लियामेंट को लेकर के अटल जी के पास हम गए। मैं मंत्री के नाते भी गया क्योंकि मेरे पास ट्राइबल डिपार्टमेंट था। बाद में 3 दिन सभी ऑल पार्टी मेंबर्स जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है उनके साथ में बातचीत करना, विचार करना। तो एक शब्द उस समय आया कि देखिए, ये इसका रास्ता एक ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आगे ये विषय बढ़ेगा नहीं। तो मैं वो समय देखा, और आप देखिए ज़रा इतिहास को, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट NDA की सरकार का रिजर्वेशन को बहाल करना, ये आप देखिए पहला अमेंडमेंट, तो वो मैंने देखा। इसलिए आज बहुत बार राजनीति में बड़ा चर्चा का विषय रहता है ये। मैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ उसका। मैंने अमेंडमेंट सामने, इसके लिए हमने लॉबिंग किया, लोगों को कहना पड़ा, इतने लोगों को साथ में मिलाना, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। फिर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे 7 जजेस का उनका ओपिनियन, आपका ये क्रिमिनल का जो मामला SC ST का, इसके लिए भी हमने लगभग 70-75 ऐसे MPs, मैंने स्वयं इसके लिए पैरवी किया। 1 तारीख से पहले दिन से, जिस तारीख को अखबार में छपा, मैंने मेघवाल जी से बात किया, किरण रिजिजू से बात किया, वीरेंद्र कुमार जी से बात किया, जुएल जी से बात किया। ये जितने जो लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद फिर मैंने पार्लियामेंट अर्ज के नाते किरण जी को भी कहा। फिर ये तय हुआ 9 तारीख को प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आता है मेरे पास कि
8 को रात में कि भाई 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी सुबह प्रातःकाल 9 बजे मिलेंगे पार्लियामेंट में। अब हमारे पास 10 बजे फ़ोन आया, सबको एक साथ सूचना कराना मिलना, फिर भी हमने जितने 70-75 जितने एमपीज थे सब मिलकर के एक मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर को दिए। प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस करना पड़ा कि भाई ST पर ये क्रिमिनल लागू नहीं होगा, और सेकेंड हाफ में फिर कैबिनेट का फैसला भी हुआ। तो ये उदाहरण आप देखिए, इसके लिए अगर हम ये पैरवी नहीं करें राजनीति में कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, ऐसे ही हमारा प्रमोशन नहीं होगा। अगर जो लाइजनिंग ऑफिसर, मैं उनको भी बोलता हूँ, मैंने कहा देखिए आपका मैनेजमेंट के साथ में ये जो वास्ता है, अगर इतने बड़े समूह के साथ अन्याय करेगा तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हमने कभी इसकी चिंता नहीं किया, इसलिए मैंने उदाहरण आपको दिया है कि इतने समाज के अंदर इतना जोखिम के साथ काम करना पड़ता है। राजनेताओं की स्थिति आप जानते हो कि जरा सीना खड़े करके बात करोगे तो आपकी क्या स्थिति बनेगी, ऐसी मैनेजमेंट में, यही पॉलिटिशियन में, क्योंकि देखिए ये चलाते दुनिया को यही लोग हैं, पर उसमें से रास्ता निकालना है। और इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, देखिए जितना भी आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उस आधार पर समाज को भी हम ठीक दिशा, नहीं तो पॉलिटिशियन के चक्कर में हम रहेंगे तो नुकसान भी उठाना पड़ता है। और इसलिए देखिए जब हम फंसते हैं तो हमको कोई बचाता नहीं, यहाँ तक भगवान भी नहीं बचाता। आप जो अच्छा काम करेंगे समाज के लिए तो आपको बचाने वाले बहुत मिलेंगे। और इसलिए ये बात मैं हमेशा हमारे लोगों को कहता हूँ, मैं थोड़ा लोगों को बोलता हूँ तो लगता है कि ये चीज़ें हमको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राजनीति से हमने बहुत समय से मैंने देखा है, हमारा भी 40 साल इस क्षेत्र में काम करते करते हो गए, कितने लोग, कितने उतार चढ़ाव हमने दुनिया के अंदर देखा है। और इसीलिए यही है कि बाबा साहब ने जो कहा है उसका अक्षर से पालन होना चाहिए। अगर आप पढ़ने के बाद आपको नौकरी नहीं मिली तो आप पढ़े लिखे होने के नाते आपके पास स्कोप बहुत है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम नौकरी में जाए, नौकरी हमारे पास सीमित है। अब सरकार भी धीरे धीरे नौकरी कितना कम हो गए, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे काम, जितने इंडस्ट्री है बाकी और भी है, अलग अलग क्षेत्रों में आज हम जा सकते हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रिजर्वेशन के लिए ये व्यवस्था बनना चाहिए, और इसमें समय जो भी लगेगा, परंतु हमने प्रयास शुरू किया है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन का प्रोविज़न होना चाहिए। तभी हमारे भाई और बहनों के लिए जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो प्रावधान किया है समाज के लिए, उसका लाभ हमको मिले, हमारे समाज को मिले, ये प्रयास हम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सब हमारे मित्रों को, बहनों को, सबको बधाई देता हूं। और जो कुछ भी आप लोगों ने कहा है उसके बारे में हम इसी दिन मैनेजमेंट से बात करेंगे, आप लोगों से भी बातचीत करके उसका रास्ता निकालेंगे। जो चीज़ें रुक गए हैं, जो काम हो गए तो वो तो चलते रहेंगे, परंतु जहाँ रुकावट है, प्रमोशन के हैं, हमारे वेलफेयर की स्कीम्स हैं, जहाँ जहाँ पर आप लोग रहते हैं, ये ज़रूर है कि एक विषय, अब इसके नामकरण के इस हॉल के लिए तो मैं कहूँगा डायरेक्टर साहब को कि केवल नामकरण पूरे बिल्डिंग का नहीं, केवल इस हॉल का ही विषय आया है ना, हैं हॉल का, तो ये आप मैनेजमेंट कर सकता है। हम बिल्डिंग कब्जा नहीं कर रहे हैं, केवल हम एक साथ मिलने के लिए, यही है ना उद्देश्य। तो ये आप लोग करें तो अच्छा होगा, इसमें आप लोगों को भी एक अवसर भी मिलेगा कभी कहने के लिए, इतने लोग एक साथ बैठने का, तो केवल नामकरण की बात। और इसलिए भवन आपका है, मैनेजमेंट का है, पर एक नाम अगर बाबा साहब का जुड़ जाएगा तो इसमें हमारे लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय होगा। और इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसके बारे में अपने मैनेजमेंट के अंदर बातचीत करके, बोर्ड में फैसला करके एक बार इसका नाम का उल्लेख हो जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि प्रस्ताव आया है तो ज़रूर इसके बारे में मैनेजमेंट हमारा विचार करेगा। ऐसी अपेक्षा के साथ आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम।